नमस्ते साथियों, आज का अपना टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल का मतलब खट्टा, क्षार का मतलब कड़वा। तो आज हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जहां से कंपटीशन एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो वो कंप्लीट क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, अम्ल की। तो आप सभी जानते हो कि अम्ल लैटिन भाषा के, एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, एसिडस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। तो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, लाल को नीला या नीले को लाल। तो याद करना, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तरीका कैसे याद करना वो भी बताऊंगा। इसके बाद आप सभी जानते हो कि जो अम्लीय विलयन होता है, अम्ल का जो जलीय विलयन या अम्लीय विलयन होते हैं, उनकी जो पीएच का मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ करवाई जाती है, अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके बाद कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और अम्ल की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, आरएनएस के अकॉर्डिंग, बॉस्ट एंड लोरी के अकॉर्डिंग और लुईस के अकॉर्डिंग किसे अम्ल और किसे क्षार कहेंगे, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड अर्थात अम्ल की। देखो यहाँ लिखते हैं हम, अगर आप थर्ड ग्रेड टीचर लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हो तो MK बूस्टर लाए आपके लिए शानदार मौका, जिसमें आपको थर्ड ग्रेड टीचर साइंस मैथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम क्वालिटी और फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप टेस्ट NCERT और RBSC बुक के आधार पर होंगे। आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। यहाँ आपके टोटल 25 टेस्ट होंगे, जिसमें से 20 टेस्ट टॉपिक वाइज होंगे। और इन टेस्टों में आपके 30 क्वेश्चन साइंस और मैथ के आएंगे। और ये 3 टेस्ट 1/3 सिलेबस के अनुसार होंगे और 2 टेस्ट फुल सिलेबस के अनुसार होंगे। यहाँ पर आपको एक डेमो टेस्ट भी मिलेगा। आपकी परीक्षा के पैटर्न के आधार पर यहाँ पर टेस्ट तैयार किए गए हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए MK बूस्टर ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको नाम मात्र फीस में यहाँ पर टेस्ट सीरीज शुरू कर सकते हैं। अम्ल, एसिड्स। पहली बात तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, जो अम्ल शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस, एसिडस कौन सी भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इस एसिडस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, खट्टा। तो अम्ल लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। और यहीं से हम कहते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अभी यहाँ से आप कुछ बातें याद करना कि एक आपने नाम सुना लिटमस पत्र, नीला और लाल। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। बिल्कुल बात याद करें, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। और क्षार लाल को नीला करता है। कन्फ्यूजन होता है तो इसके लिए एक शब्द आपको याद रखना है, अनील। क्या शब्द लिखा मैंने, अनिल। क्या लिखा है यहाँ पे, अनिल शब्द लिखा। तो अनिल के लिए याद क्या करना, देखो ए का मतलब होता है आपका अम्ल, ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ल का मतलब लाल। कहीं पर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इस शब्द को याद कर लेना कि अम्ल मतलब अनिल शब्द तो याद रह जाएगा, और इसका मतलब अम्ल नीले को लाल करता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि अगर अम्ल के जलीय विलयन में आप लाल लिटमस पत्र लेकर गए तो क्या प्रभाव होगा,
लाल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो लाल का लाल ही रहेगा। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन लाल को लाल ही रहेगा। इसके अलावा अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन कॉस्ट में तो H+, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ देता है। अम्ल जलीय विलयन में क्या देता है? H+ आयन देता है। एक हम पढ़ेंगे pH पैमाना स्केल, लास्ट में इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जो अम्लीय विलयन होती है, देखो सीधी सी बात है कि pH पैमाने को आप इस प्रकार से बनाते हो, ये 0 बिंदु, ये 14 और ये बीच में 7। तो 7 पर तो विलयन कैसा होता है? उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो विलयन क्या होगा आपका? अम्लीय। और 7 से अगर pH का मान ज़्यादा है तो विलयन क्या होगा? क्षारीय होगा। जब pH पैमाना पढ़ेंगे तो पूरे पॉइंटों पर हम डिटेल से बात करेंगे। यहाँ इतने अर्घ है, अम्लीय विलयन की pH का मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन की pH का मान 7 से कम होता है, और pH का मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। जो pH का मान जितना कम होता है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी और उसकी pH उसकी अम्लता उतनी ज़्यादा होती है। तो अम्लीय विलयन में pH का मान 7 से कम होता है। और एक पॉइंट और लिख दूँ, फिर हम डिटेल से इनके पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस देता है। रिएक्शन हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये 5-7 मैंने बिंदु लिखे हैं जो बिल्कुल आपके क्लियर में होने चाहिए। कि अम्ल लैटिन शब्द एसिडस, जिसका मतलब शब्द का अर्थ होता है खट्टा, तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहोगे। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्लीय विलयन की pH का मान सदैव कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। ये बातें अब इसी प्रकार से ये पॉइंट हमने एक बार शुरुआत में किसके लिए लिखे? अम्ल के लिए लिखे। अभी इसमें काफ़ी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, थोड़ी सी बातें हम क्षार की बात कर लेते हैं, फिर टॉपिक वाइज टॉपिक इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम क्षार की बात, बेस की बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे बात करते हैं। तो अब देखो बात करें इसके बाद क्षार बेस। ठीक है, सबसे पहली बात की जो क्षार शब्द है वो लैटिन भाषा के एल्की शब्द से बना है। कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के एल्केली शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भस्म, जिसको आप क्या कहते हो? राख। नजर नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एल्कली शब्द भस्म से बना, जिसका मतलब क्या होता है? राख होता है। तो क्षार शब्द लैटिन भाषा के एल्की शब्द से बना, जिसका मतलब भस्म या राख होता है। इसका मतलब यह कि क्षार को सबसे पहले पादपों की भस्म तथा राख से प्राप्त किया गया। क्षार को सबसे पहले पादपों की भस्म का मतलब क्या होता है? राख से प्राप्त किया गया। अब ये बात जानती हूँ कि जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है, क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन देता है। कि क्षार स्वाद में कड़वे, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जलीय
विलयन में, क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH माइनस देते हैं। इनकी पीएच, क्षारीय विलयन की पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है। क्षारीय विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक, क्षारीय विलयन की पीएच का मान 7 से अधिक होता है। इनका विलयन, क्षारीय विलयन की जब हम बात करें आगे, तो इनका जो विलयन होता है वो छूने पर चिकना लगता है। तो इनका विलयन छूने पर चिकना लगता है। लिटमस वाली बात तो रहेगी कि क्षार लाल लिटमस पत्र को, अम्ल का जस्ट उल्टा, अनिल का उल्टा कर लेना कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्षार होगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा और नीले को नीला ही रखेगा। कंसेप्ट बात क्लियर है। अब एक कुछ आपने एनसीईआरटी बुक में एक शब्द पढ़ा होगा, एक तो हम लिखते हैं क्षारक और एक शब्द जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ क्षार। अंतर क्या है? देखो, है तो एक ही चीज़ है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। मतलब सभी क्षार, जो क्षारक शब्द हम बोलते हैं वो क्षार के लिए होता है, लेकिन ये सब के सब जल में घुलनशील नहीं होते। जो जल में घुलनशील होंगे उन्हीं के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? क्षार शब्द का प्रयोग करते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिया हो तो मैं ये लाइन आपको यहाँ लिख देता हूँ, बिल्कुल एज इट इज आप याद कर सको कि सभी क्षार जल में घुलनशील नहीं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो ये नॉर्मली कंसेप्ट की बात की है। अभी मैंने इनके काफ़ी पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात नहीं की है। बस इतना सा क्लियर होना, जो क्षार शब्द है वो लैटिन शब्द एल्कली से बना, जिसका मतलब होता है भस्मी या राख। सबसे पहले इनको पादपों की भस्मी या राख से प्राप्त किया गया था। स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे। जलीय विलयन में क्या देंगे? हाइड्रोक्सिल आयन। और पीएच का मान 7 से अधिक। छूने पर इनका विलयन कैसा लगता है? चिकना। और लाल लिटमस पत्र को क्या करते हैं? नीला करते हैं। और सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते और जो जल में घुलनशील होंगे उन्हीं के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? क्षार शब्द का प्रयोग करते हैं। ये तो बात हुई अपने अम्ल और क्षार के नॉर्मल कंसेप्ट की। अब हम यहाँ से इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अम्ल के प्रकार। जो अम्ल के प्रकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। देखो, एक तो होता है कार्बनिक अम्ल, एक होता है अकार्बनिक अम्ल। जैसे एक तो आप पढ़ते हो HCl, H2SO4, H3, एक पढ़ते हो एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो वो कार्बनिक और एक अकार्बनिक में डिवाइड है। दूसरा इनका डिवाइडेशन आपको मिल जाता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में। इसी प्रकार से क्षार के लिए भी मिल जाएगा, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। इसके बाद अम्लों के गुण, नॉर्मली हमने कंसेप्ट में शुरुआत में अम्ल पढ़ लिए थे, लेकिन अम्लों के जो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, पदार्थों के साथ जो रिएक्शन करते हैं, क्या उत्पाद बनाते हैं, कैसे अभिक्रिया होती है, उनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब देखो बात करें, क्योंकि अम्ल, क्षार और लवण के वाले टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार। अब अलग अलग प्रकार से हम इनका डिवाइडेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि पहला मैंने यहाँ पे लिखा है अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल।
क्या लिखा है, अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। तो सीधी सी बात है कि अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल खनिजों से प्राप्त होते हैं, खनिजों से प्राप्त। अब खनिजों से प्राप्त सीधा सा मतलब है कि इसमें अकार्बनिक है, इसका मतलब इसमें कार्बन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम बात करें HCl, H2SO4, HNO3, आपने बार बार इनका नाम सुना होगा, HCl, H2SO4, HNO3। HCl को आप क्या बोलते हो, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल। तो सीधी सी बात है, वे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं होता वो क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक या खनिज अम्ल कहलाते हैं। अब HCl बिल्कुल नाम याद होना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को आप क्या बोलते हो, तेजाब। क्या बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हो, तेजाब। H2SO4 जिसको आप क्या बोलते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल। आप सभी जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल बोल दिया, सल्फर का मतलब होता है गंधक, तो इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल या रसायनों का राजा या ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल, ऑयल ऑफ विट्रोल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल है, इसको सोरे का अम्ल कहा जाता है। तो नॉर्मली बात नहीं, इतनी से अपने को याद होनी चाहिए, बाकी सब जानती हो। हाँ, ये विशेष बात है कि सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल जो रसायनों के राजा कहते हो, इसका मुख्यतः उपयोग सीसा संचायक सेल में, मतलब गाड़ियों में जो लगने वाली बैटरियां होती हैं जो सीसा संचायक सेल के रूप में होती है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक अम्ल के बारे में, तब हम इनके बारे में बात कर लेंगे। दूसरा हम बात करते हैं कार्बनिक अम्ल। अब सीधी बात है, कार्बनिक अम्ल होते हैं वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होते, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त होते। जिसमें आपने सबसे अच्छा एग्जांपल तो ये पढ़ा है, जैसे HCOOH, नाम और सूत्र दोनों याद होने चाहिए। क्या बोलते हैं उसको आप, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। तो फॉर्मिक अम्ल, और इस फॉर्मिक अम्ल का जो IPC नाम की बात करें तो ये भी याद कर लेना, मेथेनोइक अम्ल। वो बात मैं बाद में करूँगा कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। तो HCOOH फॉर्मिक अम्ल, इसका अगर आप IUPAC नाम दोगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। आगे बात करें हम CH3COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, जिसका IPC नाम क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। चलो आपसे क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक समूह को जोड़ दो, COOH, ये कौन सा अम्ल होता है आपका, ऑक्सैलिक। देखो ऑक्सैलिक या ऑक्जेलिक एक ही बात है। तो ऑक्सैलिक अम्ल, एक दही में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल जो होता है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3CHOOH, ये किसका फॉर्मूला होता है, लैक्टिक अम्ल। इससे ज़्यादा अपने कोई काम के नहीं, इतनी अपने को पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि जिनमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक अम्ल हो गए, और जिनमें कार्बन है वो कार्बनिक अम्ल हो गए। पर्टिकुलर सीधी सी बात है, इनका नाम और सूत्र अपने को याद होना चाहिए। HCOOH फॉर्मिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल, COOH दो बार हो तो ऑक्जेलिक अम्ल, CH3CHOOH लैक्टिक अम्ल। तो दो प्रकार तो अपनी हो गए अम्लों के, अकार्बनिक अम्ल और
कार्बनिक नाम से क्लियर है। इसके बाद हम बात करें परबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। परबल अम्ल का मतलब होता है कि वे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या ज़्यादा H+ आयन देते हैं वो परबल अम्ल होंगे, और जिनको जल में घोलने पर कम H+ आयन देते हैं या जल में कम घोलते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है सीधा एग्जाम में, निम्न में से परबल अम्ल कौन सा होता है, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। तो देखो हम बात यहाँ पे करें तीसरा पॉइंट कि परबल अम्ल, तो परिभाषा तो क्लियर हो गई कि जल में क्या H+ आयन करेंगे, ज़्यादा देंगे। ये तीनों के तीनों कौन से अम्ल होते हैं, परबल अम्ल होते हैं। पहली बात समझ लेना, ये तीनों परबल अम्ल है, और जितने कार्बनिक होते हैं वो सबके सब दुर्बल अम्ल होते हैं। तो परबल अम्ल के एग्जाम्पल की हम बात करें HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या होंगे, परबल अम्ल। और इनकी अम्लता का क्रम भी बता दूँ, इनमें सबसे अधिक परबल अम्ल होता है HCl, उससे कम होता है HNO3 और उससे कम होता है H2SO4। ये इन अम्लों की प्रबलता का क्रम है। इसके बाद वो नंबर 4 पे हम लेते हैं दुर्बल अम्ल। सीधी सी बात है कि वे अम्ल जो जल में कम H+ आयन देते हैं या जल में उनका आयनन कम होता है। अगर दुर्बल अम्ल में पहली बात तो आप याद कर लेना, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इसके अलावा आपका जैसे फॉस्फोरिक अम्ल है और कार्बोनिक अम्ल है, वो भी किस में आते हैं, आपके दुर्बल अम्ल में आते हैं। उनके लिए भी हम लिख लेते हैं कि देखो, एक तो H3PO4, क्या नाम होता है इसका, फॉस्फोरिक अम्ल। DNA में कौन सा अम्ल होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, ये भी लिख सकते हो। इसमें चाहो तो आप CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परबल अम्ल कौन सा होता है और दुर्बल अम्ल कौन सा होता है। क्वेश्चन सीधा सडनली आ जाता है। इसी के बाद हम साथ में कर लेते परबल क्षार और दुर्बल क्षार की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड अपना टॉपिक हो जाए। तो देखो बात करो मैं यहाँ पे परबल क्षार, क्या लिखा, परबल क्षार। तो याद कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होते हैं, परबल क्षार होते हैं। और अगर दुर्बल क्षार की बात करें तो जैसे आपका MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, आपके दुर्बल क्षार होते हैं। तो कंसेप्टली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात आपके कि कौन सा परबल और कौन सा दुर्बल होता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आ जाता है। और जितने भी अम्ल है, इन अम्लों के उपयोग और कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करते हैं अम्लों के गुण धर्म, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और किस प्रकार से घुमा के पूछा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद हम आगे बात करें अम्लों के गुण धर्म, रिएक्शन में समझाऊंगा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने देखो, अम्लों के गुण धर्म। तो एक चीज़ आपसे मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने जैसे अचार देखा होगा, अचार जब घर में बनाते हैं तो या तो कांच के बर्तन में रखा जाता है या उसको अचार को मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है कि कभी भी अचार आपने धातु के बर्तन में नहीं देखा होगा। पॉइंट यहीं से चलता है कि क्या होता है कि अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले लिखाया था कि धातु अम्ल के साथ, क्यों अचार खट्टा होता है तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, अर्थात वहाँ लवण बना लेती है, विषैले पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो विशेष बात याद रखना, जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो नॉर्मली धातु के साथ नहीं रखे जाते हैं। इसको हम इस प्रकार से रिएक्शन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि देखो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सीधी रिएक्शन लिख रहा हूँ, अम्ल जब धातु के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनाएगा, लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है। पॉइंट सीधा याद होना चाहिए कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका एक क्वेश्चन भी काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि दानेदार जिंक को तनु H2SO4 के साथ मिलाने पर कौन सी गैस बनती है।
हाइड्रोजन गैस बनती है। एग्जाम्पल समझिए, देखो अम्ल के रूप में मैंने ले लिया H2SO4, क्रिया किसके साथ करवा दी, जिंक के साथ, तो क्या बन जाएगा ZnSO4। क्या बनेगा यहाँ पे ZnSO4, ZnSO4 प्लस क्या बाहर चली गई, हाइड्रोजन गैस बाहर चली गई। अब यहाँ से आपको एक विशेष बात कर रहे हैं कि जिंक को जब हमने H2SO4 में मिलाया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस जलने में सहायक होती है। अब जब हाइड्रोजन गैस के पास आप जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाओगे तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है। एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरह से हाइड्रोजन गैस को जलाने पर ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। तो ये बिल्कुल आप क्लियर कर लेना कि हाइड्रोजन गैस को जलाने पर ये फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। ये लिख देता हूँ कि हाइड्रोजन गैस को जलाने पर यह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस को जलाने पर कौन सी ध्वनि, फट फट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि अम्ल की जब धातु के साथ हम क्रिया कराएंगे, अम्ल की धातु के साथ जब क्रिया होगी तो लवण प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना कि जो अम्ल है, अम्ल की क्रिया या तो हम करवाएं धातु कार्बोनेट के साथ या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, दोनों में से किसके साथ करा दो कि अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि लवण बनेगा, साथ में CO2 गैस बनती है और साथ में जल का निर्माण होता है। कि अम्ल की क्रिया, अब काफ़ी बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। पहले बात सुनना, आपको समझाऊं कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ जो कार्बोनेट आयन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO3 होता है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको आप बाई कार्बोनेट भी कहते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे HCO3- हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब धातु के रूप में इनके साथ जोड़ सकते हो कोई कंपाउंड, जैसे Na जोड़ दिया तो क्या हो गया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ जोड़ दिया तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया। तो अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस जल बनता है। अब यहाँ पर एक विशेष बात की प्रैक्टिकल को हम समझते हैं। क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपने अम्ल को NaCO3 क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, इसी को बोलते हैं। जितने भी कंपाउंड है इससे रिलेटेड हम लास्ट में बात करेंगे। तो खाने के सोडे पर जब अम्ल गिराया जाता है तो एक गैस उत्पन्न होती है। अब कौन सी गैस उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे वो हाइड्रोजन गैस की पहचान तो कि अगर कहीं से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रही है तो वहाँ पर आप जलती हुई मोमबत्ती या तिली लेकर जाओ तो वो कौन सी आवाज़ के साथ जलेगी, इतना तो फट फट की ध्वनि बिल्कुल माइंड में। उसी प्रकार से अगर कहीं पर CO2 गैस बाहर निकल रही है तो CO2 गैस की पहचान के दो तरीके हैं। एक तो उसको चूने के पानी में प्रवाहित कर दो, ये अपने लास्ट क्लास में बात करती है कि अगर CO2 गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूध या कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है। या CO2 जो गैस है उस पर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओ, मोमबत्ती बुझ जाएगी। मोमबत्ती या तिली, जलती हुई तिली लेके जाओ तो वो तिली वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो विशेष बात याद रखना, जो CO2 गैस है वो बुझाने का कार्य करती है और ऑक्सीजन आग लगाने का, तो CO2 है, सीधी सी बात। बिल्कुल देखो रिएक्शन है, मैंने आपको यहाँ पे रिएक्शन समझा दिए। क्वेश्चन इनको डायरेक्टली कभी नहीं आता, घुमा के कहेगा कि कोई सेंटेंस बना के आपको क्वेश्चन आपको दे देगा। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अम्ल चाहे धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो लवण प्लस CO2 प्लस जल बनाता है। एग्जाम्पल में समझाऊँ, जैसे
अम्ल के रूप में मैंने यहाँ पे ले लिया HCl, और धातु कार्बोनेट के रूप में मैंने ले लिया Na2CO3। ठीक है, अब देखो Na2 2 है तो ये 2 ले लिए। अब होगा क्या, वो समझो यहाँ से कि 2 Na के साथ 2 Cl जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2 NaCl। अब देखो CO3 है, एक O इस 2H के साथ जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा H2 और लास्ट में क्या बच गया CO2। क्लियर हो गया कि अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट HCl की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाए तो लवण के रूप में NaCl बन गया, H2 + CO2 बन गया। अब इसी प्रकार से धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लें तो मैंने ले दिया HCl प्लस, इसका एग्जांपल मैंने अभी बताया था आपको, NaHCO3। सीधी सी बात है, क्या होगा यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl क्या हो जाएगा अलग, 2H और एक को यहाँ से आ जाएगा तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2 बन गया। रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल ये बात क्लियर होती है कि अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो लवण प्लस CO2 प्लस H2 तीनों बनते हैं। बिल्कुल माइंड में बात एकदम फिट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे CO2 के लिए मैंने आपको क्या कहा था, क्या याद करना है कि चूने के पानी में लेकर जाएंगे तो पानी का रंग क्या हो जाएगा धुधिया, और जलती हुई मोमबत्ती या तिल्ली लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी बुझ जाएगी। तो याद करना है यहाँ पे कि चूने के पानी को धुधिया कर देगी या जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती, कुछ भी बोल सकते, जलती हुई तिल्ली या मोमबत्ती ले जाने पर क्या हो जाती है बुझ जाती, फूक जाती है बेटा। तो उम्मीद है ये 2-3 चीज़ें मैंने कंसेप्ट बताई हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो गई। अभी और भी कुछ है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो धातु ऑक्साइड है, अगर धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे, धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो लवण प्लस जल बनता है। जो रिएक्शन समझ आती है, सब पॉइंट धातु ऑक्साइड की क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, अम्ल। तो सीधी सी बात याद करनी है, धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है आपका लवण प्लस जल बनता है। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आगे बात करते हैं कि देखो धातु ऑक्साइड के रूप में मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर ऑक्साइड CuO। धातु ऑक्साइड के रूप में मैंने क्या ले लिया कॉपर ऑक्साइड, और उसी क्रिया अम्ल से करवाते तो अम्ल के रूप में मैंने ले लिया HCl, ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे 2 लिए तो क्या बन जाएगा, देखो आपका दोनों Cl के साथ जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा CuCl2 प्लस H2। तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो लवण प्लस जल बनता है। अब एक बात सुनना, आपने ये भी पढ़ा था अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। जो ये चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, चौथा पॉइंट में यही लिख रहा हूँ कि अम्ल प्लस क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, लवण प्लस जल बनता है। सेम कंडीशन है। अब देखो ये तो अम्ल हो गया। अब यहाँ से जो धातु ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर अम्लीय और क्षारीय में कंफ्यूज होते हैं। एक तरीका बता रहा हूँ, ये शब्द आप अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि एक तरफ मैंने लिखा धातु ऑक्साइड, दूसरा मैंने लिखा अधातु, थोड़ा नीचे रख लेते क्लियर हो जाए, अधातु ऑक्साइड। अब इसमें वो कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय। देखो अधातु ऑक्साइड है, इसका पहला अक्षर क्या है, ए का मतलब याद क्या रखोगे, अम्लीय। तो बात क्लियर होनी चाहिए कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय। तो सीधी सी बात है कि आपका जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय। कंफ्यूज होते हैं वहाँ पर तरीके से अगर आप याद करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा कि अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड प्रकृति कैसी होगी उसकी, अधातु पहला अक्षर ए का मतलब अम्लीय। तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होता है तो धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे धातु ऑक्साइड में जैसे आपने लिया कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब की प्रकृति कैसी होगी, कैसी होगी, क्षारीय होती है। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन धातु है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इन सब की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। अब एक चीज़ और,
आपकी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 में एनसीईआरटी बुक में दे रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की बातें व्यवहार करता है। तो एग्जाम्पल याद कर लेना, एक तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक ZnO जिंक ऑक्साइड, ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। Al2O3 ZnO, Al2O3 और ZnO किसकी तरह व्यवहार करेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं। और एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी प्रकृति तो कैसी होती है? अम्लीय होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, ये तो क्या होता है? उदासीन होता है। भाई मुझे किसी से कोई लेन देन नहीं है। तो बिल्कुल आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है और कन्फ्यूजन के कारण गलत हो जाता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। Al2O3 और ZnO है, उनकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। और ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल समझाए हैं वो, जैसे यहाँ पर धातु ऑक्साइड आ गया तो बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना कि इसकी प्रकृति हम क्या लिख लेंगे? क्षारीय होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक बात और हम कर लें कि जो अम्ल होता है, अम्ल का जलीय विलयन, देखो अम्ल के गुणों की बात करें तो अम्ल का जो जलीय विलयन, देखो अम्ल हो या क्षार हो, जब दोनों को जल में घोलेंगे, अम्ल को घोलने पर H+ आयन बनेगा और क्षार को घोलने पर OH- आयन बनेगा। तो जब किसी विलयन में आयन बनेगा तो वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो या लवण हो, तीनों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। मैं तीनों पॉइंट यही लिख देता हूँ आपके कि आ जाएगा इतने में, तो कि अम्ल, क्षार व लवण तीनों के जलीय विलयन, अम्ल, क्षार व लवण तीनों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल, क्षार व लवण तीनों के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। तो उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई होगी बिल्कुल माइंड में बैठ गई होगी। कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा। तो आज की क्लास में केवल हमने इतना पढ़ा था कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, अम्लों के प्रकार, विशेषकर वहीं से क्वेश्चन पूछा कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, कार्बनिक, अकार्बनिक, या प्रबल दुर्बल क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन आता, उसकी बात हमने कर ली थी। उसके बाद अम्लों की एक जो गुण धर्म है वो मैंने आपको बता दिए थे। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद कि अम्ल और क्षार की 3 अवधारणा दे रखी है, आर्हेनियस, ब्रोस्टेन लोरी और लुईस अवधारणा, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।